हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ। और मैथ में हम देख रहे हैं पांचवा चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, जिसमें हम देखेंगे आज जो है प्रश्नावली 5.1। और इसके पिछले वीडियो में हम बात किए थे प्रश्नावली के उदाहरणों को, ठीक है, जिसमें प्रथम पद सर्वांतर कैसे निकलते हैं इन सभी के बारे में हमने देखा है, ठीक है। तो पूरे साल इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम सिर्फ ध्यान देंगे रिवीजन पे। जितना हो सकेगा उतना, उससे ज्यादा उतना ही हम करेंगे रिवीजन, ठीक है। 4 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पर श्रेणियां इस तरह से लिखा है, ठीक है। बुक में यहाँ पर ये लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, तो एपी से लिखते हैं, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से इसको लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम समांतर श्रेणी की जगह अगर हम सिर्फ ए और पी लिखते हैं तो ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1 का पहला बोला, निम्नलिखित स्थितियों में से किन्हीं स्थितियों में समान संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो हमको बताना है एपी है और क्यों है, इसके बारे में हमको बताना है। तो बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 है, ठीक है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। कितना बोला है, 8 रुपए बढ़ा देता है। तो क्या यह समांतर श्रेणी है, और है तो क्यों है, ये हमको यहां से कर लेना है, ठीक है। थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं 5-6 दिन तक, फिर उसके बाद माइक कोई आएगा। माइक का वो बेकार हो गया है, ठीक है। जैसे कि बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। तो यहां से लिखेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए बढ़ा देता है, ठीक है। जब यह प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए बढ़ा देता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पहला किलोमीटर है, फिर दूसरे किलोमीटर में जब चला तो 15 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे। जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद भी 8 हम यहां से हम जोड़ लेंगे, पहले प्रथम किलोमीटर के लिए, फिर दूसरे किलोमीटर के लिए, फिर उसके बाद जब तीसरे किलोमीटर में जाएंगे तो फिर भी 23 में हम 8 को जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर हम चौथे में भी निकालेंगे तो 8 को जोड़ेंगे तीसरे वाले नंबर में। तो यहां से जब तीसरे वाले नंबर में से निकालेंगे तो कितना, जब हम यहाँ देखें 23 है तो 31, और यहाँ से 39 हो गया।
अब ये हमको बताना है क्या यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, इसके बारे में हम ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह हमारा जो ये आता है सर्व अंतर जो आता है वह सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर होता है। तो क्या 23 माइनस 15 8 आएगा। वही चीज 31 में से 23 माइनस करेंगे तो फिर भी यहां से हमारा 8 आ जाएगा। यानी कि यह जो होगा वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि सभी अंतरों का लिखेंगे यहां से कि चूंकि सभी अंतरों का अंतर समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। ये पहले का पहला था। ठीक है, ये पहले का पहला था, इसी तरह से आगे भी हमको लिख कर दिया है। ठीक है, आगे हमको लिखा है यहां से किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे तो यहां से हम बेलन का क्या देखेंगे, आयतन। तो यहां पर देखिएगा क्या, यहां पर बेसिक हम बात करेंगे बेलन के आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे यहां से। तो क्या लिखेंगे कि माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। यहां से क्या मान लेंगे कि ये पहला था। दूसरा है देखिएगा कि माना बेलन में हवा का मात्रा 1 है। यहां पर यक्ष न मानकर हमने 1 मान लिया। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम इसकी क्या देखते हैं, क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। और इसके जो आयतन है उसको आप हम यहां से T ले लेते हैं। ठीक है, समझे। बेलन में जो हवा का मात्रा है, जो टेंशन यहां से उत्पन्न होगा, और T1 क्या मान लेंगे, 1 हमने मान लिया। तो हर बार क्या कर रहा है, 1/4 हवा निकल रहा है। हवा कितना निकाला है, 1/4। तो यहां से जो T2 होगा उसमें से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। अब देखिए तो हवा जो है निकाला कितना, अब इसके में से हवा निकलेगा 1/4 तो कितना बचेगा हमारा, 3/16। अब इसके में से फिर इसके बाद 1/, हम क्या करेंगे, आप देखिए ये जो है इसके में से हम इतना माइनस करेंगे, मतलब इतने में से हम T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, 3-4 करेंगे, 3-16। क्योंकि देखिए इतने में से इतना निकल रहा है तो ये हो गया। अब इसके में से इतना निकलेगा ना, बात समझ में। देखिए T1 क्या है, 1 है,
हमने हवा का मात्रा 1 माना, तो हवा निकल क्या रहा 1/4। फिर उसका T2 निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास T2 कितना आ गया 3/4 आ गया। फिर हवा निकाला, अब देखिए अब T2 में से भी हवा निकलेगा, तो T2 में से हवा जो निकलेगा वो भी 1/4 निकलेगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई किए तो 3/16 आ गया। जब अब देखिए अब इतना हवा निकल रहा है तो T3 कितना बचेगा, T3 बचाने के लिए हम 3/4 माइनस करेंगे 3/16, तो यहां से जो बचेगा हमारा वो कितना आ जाएगा 16 होगा। ये क्या होगा 16 हो जाएगा। यहाँ 4 3 12 माइनस के 3 बचेगा कितना 9/16। तो इसी तरह से जब हम यहाँ से T4 निकालेंगे तो देखिए यहाँ से T4 निकालने के लिए क्या करेंगे, या फिर अगर यहां से हवा अगर की बात करें, हवा निकाला, हवा अगर निकाले की बात करेंगे तो 9/16 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहां से आ गया 9/64। तो यहां से जब 9/64 आ जाएगा तो क्या कर लेंगे कि अब इसको माइनस कर लेंगे T4 निकालने के लिए, तो T4 निकालेंगे तो 9/16 माइनस 9/64 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा 64 और 16, 4 9 36 माइनस के 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 64। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको लिखते हैं पूरा प्रॉपर, क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो T1 क्या है 1 है, T2 हमने निकाला 3/4, T4 निकाला और T2 हो गया, T3 यहाँ से क्या निकला है 9/16 और ये कितना 27/64। तो आप यहां से घटाइए एक दूसरे में से, क्या सबका मान सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए जैसे कि अगर हम यहां से करते हैं, जैसे D निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड वाला नंबर माइनस फर्स्ट वाला नंबर, तो यहां से क्या हो जाएगा कि 4 होगा तो माइनस का 1/4 आ जाएगा। वहीं अगर हम 9/16 और माइनस करते हैं 3/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 16, यहाँ से 9, यहाँ से 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा -3/16। ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे, यानी कि दो नंबरों का जो मान है सेम आना चाहिए घटाने पर, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि यह सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सिंपल सी बात समझिएगा कि इसका जो सर्वांतर है वो समान नहीं आ रहा है, इसीलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। ये लिख करने के बाद, ये घटाने के बाद उसके नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कि सर्वांतर इसका समान नहीं आ रहा है दो नंबरों घटाने पर, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसका अगला देखेंगे तीसरा नंबर, इसको हम करते हैं इरेज। आगे बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है, यहां पर हम लिखेंगे, देखिए एक तीसरा नंबर है, एक कोई कुआं खोदा जा रहा है जो कि प्रथम मीटर की जो खुदाई में जो लागत है वो कितनी है, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। हर एक प्रत्येक मीटर के लिए 50 मीटर बढ़ रहा है। प्रथम मीटर के लिए 150 है, फिर अगले मीटर में 50 मीटर बढ़ा, फिर उसमें 50 मीटर बढ़ रहा है। तो क्या यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसको हमको लिखना है।
तो ध्यान समझिएगा, प्रथम मीटर के लिए हो जाए तो जो दूसरे मीटर के लिए खुदाई लागत 50 मीटर बढ़ाएंगे 200 होगा। उसी तरह से तीसरे के लिए करेंगे तो यहां से तो 200 प्लस 50 होगा, यानी कि 250 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम अगर चौथे के लिए करेंगे, ठीक है, उसी तरह से चौथे के लिए करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा कि 250 प्लस 50 यानी कि 300। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं रेज। तो ध्यान समझिएगा क्या हो गया, 150, 200, 250, 300, उसी तरह से 350 हो जाएगा। इस तरह चलता जाएगा। ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, हम निकालेंगे सर्व अंतर यानी कि डी का मान, यानी कि 200 में से हम 150 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। वहीं अगर D2 निकालेंगे तो हम 250 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 50 आएगा, यानी कि यहाँ सर्वांतर समान आ रहा है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, बस यहाँ इतना समझना है कि D2 और D1 का मान, D1 और D2 का मान अगर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी हमेशा प्लस या एक तरह से माइनस में हो सकती है। दोनों का समांतर समान आना चाहिए, न गुणा में होता है न भाग में होता है। एक यहां से बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी का चौथा नंबर पहले का ही। तो उसमें बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 18% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान समझिएगा क्या बोला है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन मतलब टोटल धन हो गया, जैसे कि मूलधन प्लस ब्याज, समझा। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर, 10,000 का पूरे साल में 8% बढ़ रहा है। ठीक है, 10,000 में 8% बढ़ रहा है, तो दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, न कि साधारण ब्याज पर। ठीक है, यहां से हम इस पे करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा। तो पहले वर्ष की राशि देखेंगे, ठीक है, यहां देखिएगा पहले वर्ष की राशि 10,000 है, पहले वर्ष की राशि 10,000 है। वहीं अगर यहां से देखें हम दूसरे वर्ष की, यहां पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है और समय हम एक मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ये बताना है कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है, इसलिए हम पहले दूसरे तीसरे बारी से निकालेंगे। नहीं तो टोटल वर्ष तो डायरेक्ट हम जितने साल का पूछता है उतने साल का रख लेते हैं, जितने वर्ष का। लेकिन यहाँ पर हमको समांतर श्रेणी बताना है, इसलिए पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष ऐसे करते करना है। तो देखिए 10,000 गुणे 8 गुणे 1/100, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहां से इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 800। ठीक है, ये सिर्फ ब्याज होगा। यहां से जब हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष की राशि निकालेंगे, दूसरे वर्ष
दूसरे वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष की राशि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस में 800, तो 10,000 और इतना हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष की राशि निकल जाएगी। इसी तरह से हम तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। तीसरे वर्ष का चक्र वृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? गुणे 8 गुणे 1 बटे में 100, इससे कैंसिल 8 64 फिर 8। ठीक है, अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से तीसरे वर्ष की राशि निकल जाएगी। तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, जो भी रिसर्च मात्रा देख लीजिएगा एक बार। तो प्लस में कितना हो गया? 11664। ठीक है, श्रृंखला देख लीजिएगा एक बार। तो कितना आ गया यहाँ से? पहला 10,000 है, फिर 10,800, फिर उसके बाद 11,664। इस तरह से देख लीजिएगा, दूसरे से घटा लीजिएगा। अगर सबका मान बराबर आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। सिंपल से बात ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। आगे का जो जितना भी क्वेश्चन है सब सिमिलर सा है, ज्यादा इसमें कुछ बताना नहीं है। इसमें से A2 - A1 कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा कि समांतर समान आ रहा है नहीं। अगर आएगा तो समांतर श्रेणी होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।